Hi everyone, so today we are again starting with a brand new chapter, that is your chapter number. पिक्चर देख के समझ तो आ गया होगा कि हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं. तो आज हम करने जा रहे हैं वो वन एंड ओनली योर चैप्टर नंबर. I'm writing with eraser. Chapter number 4, The Age of Industrialization. अब ये तो पता ही है चैप्टर कौन से टॉपिक का है. दिस इज़ योर क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इस वीडियो में क्या सारा चैप्टर पूरा होगा? अगर नहीं होगा, बिकॉज इस चैप्टर में हम रीडिंग नहीं करने वाले, मैं आपके साथ नोट्स बनाऊंगा. और अगर आपको साथ में नोट्स बनाने, यू कैन डू दैट. और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो दैट आई एम राइटिंग हियर, वी हैव अ टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन ज्वाइन. ओके, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट और पार्ट 1 दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या दैट इज द योर टॉपिक नंबर 1. ये दोनों कवर करने वाले हैं. तो आपने यहाँ पे देखा इसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं और इसमें से पिक्चर से क्वेश्चन बनते हैं. तो अगर हम डिस्कस करें, अभी यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 पिक्चर्स हैं इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 में. पार्ट 1 में तो बस ये दोनों हमारे पास पिक्चर्स हैं, ये वाली, ये 2 मैजिशियंस और डॉन ऑफ द सेंचुरी वाली पिक्चर यही है. तो स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक के साथ. तो स्टार्टिंग होती है 1900 से. E.T. पॉल होते हैं जो क्या होते हैं, एक म्यूजिक पब्लिशर. एक म्यूजिक बुक पब्लिश करते हैं और उसके कवर पेज होता है जो वो उस पर क्या होता है, डॉन ऑफ द सेंचुरी. अभी डॉन ऑफ द सेंचुरी पिक्चर दिखती कैसी है दिखाएं आप लोगों को. तो ये पिक्चर दिखती है कुछ ऐसी पिक्चर है ये. तो इस पिक्चर की अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं तो यहाँ पे आपको पहले दिखेगी गॉडेस लाइक फिगर, दैट इज एंजल ऑफ प्रोग्रेस. At the center of the picture is a goddess-like figure, the angel of progress, bearing the flag of new century. ये देखो, इसके हाथ में किसका फ्लैग है? ऑफ न्यू सेंचुरी. न्यू सेंचुरी फ्लैग. क्लियर? अब आगे क्या दिख रहा है? She is gently perched on a wheel with wings. ये आपको व्हील दिख रहा है और ये व्हील के ये आपको व्हील दिख रहा है और ये व्हील के क्या है? विंग्स हैं. ये सिंबलाइज किसको कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है आपके टाइम को. तो आपकी बुक में ये सेम पिक्चर है बट वो कलर्ड नहीं है. ये मैं कलर्ड इसीलिए लेके आया क्योंकि उसमें समझ नहीं आता कुछ भी. ये तुमको व्हील तो दिखता ही नहीं है पहली बात, राइट? तो अब देखो, नाउ लेट्स सी फर्दर क्या लिखा हुआ है. हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू फ्यूचर. इसकी फ्लाइट कहाँ पे जा रही है? फ्लाइट इज गोइंग टू फ्यूचर. फिर उसके बाद क्या दे रखा है? आप अपनी बुक खोलो और बुक भी ऐसे मार्क कर लो कि आपको बार बार वो पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े. Floating about behind her all the signs of progress, railway, camera, machine, printing press. तो इसके behind क्या है? प्रोग्रेस के साइंस हैं, साइंस ऑफ प्रोग्रेस. कौन कौन से? ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, ये रेलवे दिख रहा है और आपको मशीन्स दिख रही हैं, आपको कैमरा दिख रहा है, आपको प्रिंटिंग प्रेस दिख रही है, आपको कैमरा दिख रहा है और आपको फैक्ट्रीज दिख रही हैं. और ये प्रोड्यूस किसने की थी? अभी बताया मैंने, दैट इज E.T. पॉल. म्यूजिक
कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड इन 1900। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज ओके। नाउ अब आप चलते हैं आपकी सेकंड पिक्चर, पहले मैं यही दिया, तो अब आपकी सेकंड पिक्चर का टाइम है। फर्स्ट पिक्चर क्लियर हुआ, अब सेकंड पिक्चर। इंट्रोडक्शन में यही है, ये मत समझना सिर्फ पिक्चर सेक्शन है। तो इसमें आपको दो मैजिशियंस दिख रहे हैं, इट इज़ अबाउट टू मैजिशियंस। तो ये पहली क्वेश्चन है कि आपका ये इसने पब्लिश किसने की थी, तो ये इनलैंड प्रिंटर्स के द्वारा पब्लिश की गई थी। आगे कब, 26 जन 1901, 26 जन 1901। तो अब आपको ये पिक्चर में दिख क्या रहा है, पिक्चर में आपको दिख क्या रहा है, वेट अ मिनट, ये मैंने पेज यूज़ कर लिया, लेट्स इंपोर्ट दैट पिक्चर राइट नाउ। और एंड दिख रहा है आपको। तो आपको यहाँ पे दो मैजिशियन दिख रहे हैं। पहले में आपको क्या दिख रहा है, अलादीन, और अलादीन के पास क्या है आपका मैजिक लैम्प, और ये मैजिक लैम्प बना यूज़ करके इसने अपना पैलेस बना लिया। तो अब क्या हुआ, पैलेस तो बन गया। तो अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट और पास्ट को। क्लियर, जो अलादीन बैठा है वहाँ पे वो ईस्ट एंड पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा मैजिशियन कौन है, दैट इज मैकेनिक। और ये क्या बना रहा है, ये बिल्डिंग्स बना रहा है, ये रेलवे स्टेशंस बना रहा है, ये ब्रिजेस बना रहा है, ये शिप्स बना रहा है। अब यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो ईस्ट और पास्ट को, ये इसका उल्टा याद रखो, ईस्ट का वेस्ट, ये वेस्ट और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। कि आज का हमारा जो मैजिशियन है वो और कोई नहीं, एक मैकेनिक है जो कि हमारे लिए एज अलादीन चीज़ें बना रहा है। तो सेकंड आपको समझ आया, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास एक टर्म आएगी, दैट टर्म इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट टर्म इज कॉल्ड, इस टर्म पे आपको 1 मार्क क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, तो ये लिखो जल्दी से। सॉरी, तो आपका टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, टाइम पीरियड बिफोर कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, टाइम पीरियड बिफोर कमिंग अप ऑफ factories. Is it clear? तो indicating the first or early period of something, or you can simply write early period of industrialization. Clear? Now moving further, you have
बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नाउ वी आर इनिशियली स्टार्टिंग योर पार्ट 1 प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझ आया। अब देखो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनिशियल इंटरनेशनल मार्केट, और यहाँ पे देखो पहली टर्म आती है जो प्रोडक्शन है आपका, दैट इज नॉट हैपनिंग इन इंडस्ट्रीज। ओपनिंग एनसीईआरटी, लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। So what does the first paragraph says? All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. When we talk of an industrial production, we refer to the factory production. When we talk about industrial workers, we mean factory workers. Histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories. हम देखो, जब भी हम किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसको एसोसिएट कर देते हैं किसके साथ? वी एसोसिएट इट विद फैक्ट्री, कि फैक्ट्री में ये होगा तो वो हो रहा है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मतलब फैक्ट्रीज आ गई, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तो फैक्ट्री के वर्कर। बट फैक्ट्री की कमिंग सेटिंग अप होना इज द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ना मुझे बार बार इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखना पड़ रहा है, सो लेट्स फाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो वेयर आई विल बी राइटिंग INDT, you have to understand it is industrialization, clear? Okay, तो proto industrialization के that time period in history when production didn't happen in industries, expansion of world trade and setting up of colonies in different countries, demand of goods skills groups, example Britain colony, India merchant town, but they cannot expand in towns. Why? Let's see. There is a problem with such idea. Even before factories began to dot to landscape in India, England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer this to the phase of industrialization as proto-industrialization. अब कहते हैं आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्रीज के साथ क्यों नहीं रिलेट कर सकते? अब जब फैक्ट्रीज नहीं थी तब भी क्या हो रहा था? नॉट देयर। तब भी क्या था? लार्ज प्रोडक्शन था फॉर इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के लिए तब भी हमारे पास प्रोडक्शन था, और वो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन था। इसीलिए हम ये वाले फेज को तो क्या कहते थे? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कह देते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, in the 17th and 18th century, merchants from town in Europe began moving to countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. अब 17th and 18th century में क्या हुआ? मर्चेंट क्या थे? टाउन से कंट्री साइड जाने लगे, और अब कंट्री साइड में कौन था? कंट्री साइड में थे आपके पीजेंट, आर्टिशियन। अब इनके पास क्या गया? आर्टिशियन को उन्होंने क्या किया? यहाँ पे जो मर्चेंट हैं, सप्लाई मनी टू मर्चेंट्स। ये इतना क्लियर है कि ये इनको अब मनी क्यों दे रहे थे? टू प्रोड्यूस फॉर इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? आगे, with the expansion of world trade, the acquisition of the colonies in different parts of the world, demand of goods began growing. अब क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड का क्या हो गया?
इसका क्या होगा? एक्सपेंशन। मतलब क्या हो गया? हमारी जो स्ट्रॉन्ग नेशन थे उनने क्या कर लिया? एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज हो गया। मतलब कॉलोनीज बनने लग गई, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया। क्लियर? और इसके साथ क्या हुआ? डिमांड क्या होगी? ग्रो होने लग गई। डिमांड बिगिन टू ग्रो बट द मर्चेंट कुड नॉट एक्सपैंड विद इन द टाउन्स। और जो मर्चेंट्स हैं वे एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे टाउन में, इन टाउन्स। दिस वॉज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। क्यों नहीं कर पा रहे थे? रीज़न, अब यहाँ पे अर्बन क्राफ्ट्स और जो ट्रेड गिल्ड्स हैं यहाँ पे क्या थे? पावरफुल थे। एक ग्रुप ऑफ पीपल हुए, ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, ग्रुप ऑफ पीपल which had monopoly on trade rights। क्लियर? देखो यहाँ पे, these were association of producers and trained craft people maintained and controlled over production, regulated competition and prices and restricted the entry of new people in the trade। अभी कौन थे? ट्रेड गिल्ड्स और अर्बन। यहाँ पे लिखो ट्रेड गिल्ड्स, ये कौन थे? फर्स्ट दे वर द एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। अभी क्या करते थे? trained crafts people, trained crafts people, फिर maintained control over production, control over production, production maintained, then at last you have restricted entry, of new people। क्लियर? आगे, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स मोनोपोली टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड। मोनोपोली मिल गई इनको, मोनोपोली किसकी मिल गई? ट्रेड की और प्रोडक्शन की, कि ये चीज़ वही प्रोड्यूस करेंगे और वही आपके इसमें ट्रेड करेंगे। क्लियर? अब आगे देखो, इट वॉज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट सब सेटअप ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि ये पावरफुल है और इन्होंने यहाँ पे क्या क्लियरली हमें बताया है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी उन्होंने एंट्री ऑफ न्यू पीपल। न्यू पीपल की जो एंट्री है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर? आगे, तो उनका मुंह किधर हो गया? कंट्री साइड को। एक जगह पे कुछ नहीं हो रहा तो आगे हमने बढ़ जाना है। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसन बिकेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। अब यहाँ पे पुअर आर्टिशंस, आर्टिसन लिख लो, or began working for merchants। As you have seen in the textbook last year, this was the time when the open field disappearing and common were being closed. Curators and poor peasants who had earlier depended on the common lands for their survivals, gathering their firewood, berries, vegetables, hay, and
Straw had now looked for an alternative source of income. Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of households. So when the merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants wholesale eagerly agreed. अब देखो, अब हमारा ये क्वेश्चन आता है, वो तो चले गए, बट हमारे जो आर्टिशंस हैं, पीजेंट्स हैं, वो एग्री क्यों कर गए? वाई दे एग्री? तो यहाँ पे क्या है, ओपन फील्ड्स क्या थे, डिसअपियर कर रहे थे. अब जो उनका गैदरिंग का काम था बेरीज वेजिटेबल का, वो तो ख़त्म हो गया था. तो अब क्या हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई. इंडस्ट्रीज आ गई, तो अब ये तो सोर्स ख़त्म हो गया. अब इनको कोई और सोर्स भी चाहिए. अब इनको क्या चाहिए, नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. अब ये ख़त्म हो गया, तो इन्होंने अल्टरनेटिव सोर्स किसको चूज़ किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को. और क्या हो गया, टाइनी प्लॉट से लार्ज प्लॉट्स पे चले गए ये. और क्या हो गया, सभी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई. बस दैट सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. देखो, by the working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate the small plots. अब वो प्लॉट्स को भी हमारा यूज़ कर सकते हैं और इनके लिए काम भी कर सकते हैं मर्चेंट्स के लिए, क्योंकि मर्चेंट्स तो खुद कंट्री साइड में आ गए. तो क्या है, इनकम मिल गई, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, और इनको क्या मिल गया, घर पे ही काम मिल गया, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं रही. Income from proto-industrialization is supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them as a fuller use of their family labor. अब देखो, वहाँ पे लेबर तो थी उनके पास, उनके घर में. अब वो सभी टाइनी प्लॉट्स पे लगे हुए थे, क्योंकि कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था. तो अब यहाँ से जो इनकम आ रही थी, उसमें जो उन्होंने वीविंग करके, कोई भी इंडस्ट्री में काम करके जो इनकम जोड़ी, तो इनकम में क्या होगी, सप्लीमेंटेड होगी. तो और ये जो वर्क फोर्स है, इसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गई. क्लियर? बस इतनी किस बात है. तो आगे आपके पास पिछले पेज पे अगर तुम लोग चलो, तो यहाँ पे एक डायग्राम है. तो ये पूरा होने जाओ, फिर मुझे लगता है तुम लोग नहीं समझ आ जाएगी अभी तुम लोगों. सॉरी. अब ये देखो, ये पिक्चर है. दिस पिक्चर इज ऑफ स्पिनिंग इन 18th सेंचुरी. जो भी स्पिनिंग हो रही थी 18th सेंचुरी में, उसकी पिक्चर है. स्पिनिंग इन 18th century. Clear? And you can see each member of the family involved in the production of yarn. Notice that one wheel is moving only by one spindle. तो ये देखो, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रही है, और ये भी काम कर रही है. मतलब क्या है, सारी फैमिली किस में इन्वॉल्व हो गई, वर्क में. बस यही डायग्राम, बस ये डायग्राम, बस ये डायग्राम ये शो, मतलब ये पिक्चर ही शो करती है. अभी बायो की लिए क्लास रिकॉर्ड की है, इसीलिए डायग्राम मुंह में आ रही है. तो ये तो समझ आ गया. अब हम आगे पढ़ते हैं. Within the system, a close relationship developed between the town and countryside. इसके बीच में क्या हुआ, कंट्री साइड और टाउन में क्या बन गया, अच्छा रिलेशन. मर्चेंट वर बेस्ड इन टाउन्स बट वर्क वाज डन इन द कंट्री साइड. मर्चेंट चाहे अभी भी टाउन में रहते थे, बट काम कहाँ पे हो रहा था, कंट्री साइड में. अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड परचेज द वूल फ्रॉम वुड स्टेपलर. अभी देखो, ये यहीं पे तुम कंफ्यूज हो जाते हो. मर्चेंट, अब ये मर्चेंट क्या कर रहा है,
मर्चेंट बाय वूल फ्रॉम, बाय वूल फ्रॉम वूल स्टेपलर। वूल स्टेपलर का मतलब क्या है? अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। तुम्हारे पास काफ़ी टाइप की वूल होती है, तो उस वूल को जब वो सेग्रीगेट कर देता है, सॉर्ट कर देता है डिफरेंट टाइप्स में, वो उसको हम वूल स्टेपलर कहते हैं। और उससे हमारा मर्चेंट ने क्या बाय की? वूल। अब आगे, एंड कैरिड इट टू द स्पिनर। अब ये जो हमारी बाय की वूल, तो ये वूल कहाँ पे गई? स्पिनर के पास। अब ये जब स्पिनर के पास द यार्न दैट स्पन वाज टेकन इनटू सब, अब यहाँ पे क्या बन गई? यार्न बन गया। और ये जो जान है ये किसके पास ले गए हम? वीवर के पास। हाँ, वीवर के पास जाने के बाद क्या हुआ? फुलर एंड देन टू डाई। अब फुलर क्या है? पर्सन हु फुल्स, दैट इज गैदर्स क्लॉथ बाय प्लेटिंग। अभी वीवर ने क्लॉथ बना दिया, अभी गया आपके फुलर के पास। फुलर क्या करता है? इस जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आपका क्लॉथ है उसको प्लेट कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है। और उसके बाद फाइनली डायर के पास चला गया। फुलर से कॉटन आपका कहाँ चला गया? डायर, सॉरी वूल, डायर के पास चला गया। तो मर्चेंट ने बाय किया वूल स्टेपलर से। वूल स्टेपलर ने करता क्या कि ये सॉर्ट कर देता है वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। फिर स्पिनर के पास गए, उसने स्पिन कर यार्न बना दिया। फिर यार्न वीवर के पास गया और यहाँ पे क्या बन गया? क्लॉथ बन गया। और क्लॉथ फुलर के पास गया। फुलर क्या करता है? फुलर क्या करता है? ये हमारे प्लेट्स क्लॉथ को प्लेट कर देता है और फिर ये डायर के पास चले जाता है जो कि इसको कलर कर देता है। दैट इज ऑल वी नीड टू डू इन दिस प्रोसेस। The finishing was done in London before the export of merchant sold cloth in international market. अभी क्लॉथ कहाँ जाना था? ये क्लॉथ आपका जाना था इंटरनेशनल मार्केट। अभी इंटरनेशनल मार्केट जाने से पहले इसकी फाइनल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती थी? इसकी फाइनल processing, and that final processing take place in London, and London is fact came to known as finishing center. इस वजह से लंदन को क्या कहने लग गए हम? फिनिशिंग सेंटर। Now are we clear with this? Very good. And अब आपका कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज से पहले एक पैराग्राफ रहेगा। तो पोर्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। कमर्शियल एक्सचेंज का पार्ट क्या था? पोर्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम। It was controlled by merchants and the goods were produced by the vast number of producers working within the family farms, not in factories. अब यहाँ पे क्या है? कंट्रोल मर्चेंट्स का है, पर गुड के यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपका फैमिली फार्म्स में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में नहीं। At each stage of production 20 to 25 workers are employed by each merchant. हर एक जो स्टेज आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मर्चेंट है, वुड स्टेपलर 25 से 20 होंगे, और यहाँ पे मेरे पास 25 स्पिनर है, 25 आपके पास 25 व्यूअर हैं, 25 फुलर्स हैं और 25 डायर्स हैं। तो ये आपका हल्का साइड है कि 20 से 25 हो सकते हैं। This meant that each clothier was controlling 100 of workers. मतलब एक जो मर्चेंट है आपका वो 100 ऑफ वर्कर्स को कंट्रोल करता था। Are we clear with this now? Now we are starting the coming up of factories.
The earliest factories in England came up in 1730s. 1730s में earliest factory came up in England. But it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. Late 18th century में क्या हुआ, चाहे पहली फैक्ट्री 1730s में आ गई थी, बट इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रीज क्या होगी, इंडस्ट्री का नंबर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ज़्यादा फैक्ट्रीज आ गई. द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज कॉटन. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो आपका फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा दैट इज कॉटन. इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन लेट 19th सेंचुरी. अब जो लेट 19th सेंचुरी है, जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो क्या होगी, बूम होगी. In 1760s, Britain was imported 2.5 million pounds of raw cotton to feed the cotton industry. 1765-60 में ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन फीड कर रहा था कॉटन इंडस्ट्री को. 2.5 मिलियन जो आपके पाउंड्स ऑफ कॉटन है वो कॉटन इंडस्ट्री को दी जाती थी. बट 1780s तक क्या, 1787 में जो ये इंपोर्ट्स है ये 22 मिलियन हो गए, मिलियन पाउंड्स के हो गए. द इंक्रीज वाज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अब ये चेंज किसके साथ लिंक्ड था कि प्रोसेस क्या है आपके प्रोडक्शन का, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब क्या है, इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब क्या है कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है. इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इसका सिंबल मतलब क्या है कि आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें आप इंपोर्ट करोगे उतनी आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन है. अगर आप इंपोर्ट इतना सारा कर रहे हो तो मतलब आप उसका प्रोड्यूस कर रहे हो, इसीलिए आप इतने इंपोर्ट्स करवा रहे हो. Let us look briefly at some of these. A series of inventions in 18th century increased the efficiency of each step of the production process, carding, twisting and spinning and rolling. अब जो 18th सेंचुरी में क्या है, हर एक स्टेप जो प्रोडक्शन में होता था, चाहे वो कार्डिंग है, ट्विस्टिंग है, स्पिनिंग है, रोलिंग है, उसमें चेंज आ गया. अब कार्डिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस होता है जिसमें फाइबर जैसे कॉटन और वूल है वो प्रिपेयर्ड की जाते हैं प्रायर टू स्पिनिंग. नाउ they enhanced the output of workers, enabling each worker to produce more. They made possible the production of stronger threads and yarn. The Richard Arkwright created cotton mill. रिचर्ड आर्कवाइट ने क्या किया, कॉटन मिल क्रिएट किया. जो कि एक स्ट्रॉन्गर और थ्रेड और यार्न बना पाता था. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and gathered within the village households. अभी तक जो हमारी प्रोडक्शन हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी, कंट्री साइड हाउस होल्ड में हो रहा था. बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड परचेज सेटअप मेंटेन इन द मिल. बट अब क्या है, ये जो मिल है इसमें क्या है, मशीन्स आ गई. Within the mill, all the processes were brought together under one roof.
अब पहले तो क्या होता तो स्टेपलर के पास जाओ, फिर वीवर के पास जाओ, फिर स्पिनर के पास जाओ, फिर टायर के पास जाओ। तो ये प्रोसेसेस को एलिमिनेट कर कर कॉटन मिल ये सारे प्रोसेसेस को वन रूफ दे देती है। दिस अलाउड मोर केयरफुल सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, सुपरविजन ओपी हो गया, बहुत अच्छे से सुपरविजन हो पाया था। पहले तो टाउन में बैठा था हमारा जो मर्चेंट है, बट अब मर्चेंट भी वहीं पे है, वो सारा सुपरविजन कर ले, चाहे एक बंदा लगा दे वहाँ पे। Watch over quality, the regulation of labor, all which had been difficult to do when the production was in countryside. जो भी सुपरविजन हम जब कंट्री साइड में थे हमारे प्रोड्यूसर्स, तो वो डिफिकल्ट था, बट अगर एक रूप के अंदर आ गए तो वो क्या हो गया, ईजी हो गया। In early 19th century, factories increasingly became an intimate part of England's landscape. अब देखो 19th century फैक्ट्रीज हैं जो एक पार्ट बन गई इंग्लैंड का। So visible were imposing new mills, so magical seemed the power of new technology. अब क्या 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 आ रहा था यहाँ पे, मिल्स आ रही थी यहाँ पे, और क्या आ रहा था, टेक्नोलॉजी आ गई थी। The contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost foraging the bylanes and the workshops where production still continued. चाहे अब कंसंट्रेशन अटेंशन मिल्स पे आ गया था, बट अब भी वर्कशॉप्स, अभी बायलैंड्स में हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टिल कंटिन्यू हो रहा था। अब ये जो कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज है, इसमें दो पिक्चर्स हैं, जल्दी से देख लो। तो फर्स्ट पिक्चर इज दिस वन इज योर फर्स्ट पिक्चर। तो ये पिक्चर है लैनकैशरे में, दिस इज अ जगह, लैनकैशरे कॉटन मिल की ये पिक्चर है जो कि पेंट की गई है C.E. टर्नर के द्वारा, और ये लंदन न्यूज़ में दिखाई गई थी इन 1925। याद रहेगा, लैंशर कॉटन मिल है ये, C.E. टर्नर ने बनाई है और ये लंदन न्यूज़ में छपी थी 1925 में। इसमें आपको द आर्टिस्ट सेड दैट सी थ्रू द humid atmosphere that makes Lancashire the best cotton spinning locality in the world. A huge cotton mills aglow with electricity in the twit lies the most impressive sight. अभी कह रहे लैंकशायर में जो आपको ये देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है, लाइट दिख रही है, ये कहता है बहुत अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है, जिसने हमारे लैंकशायर को बहुत ही अच्छा ग्लो दे दिया है। बस ये आपका C.E. टर्नर कह रहा है इस पिक्चर में। अब दूसरी पिक्चर है तेरे पास, मतलब मेरे पास ये वाली पिक्चर है। इसको ना देख के ना तो तुम्हें NCERT में कुछ समझ आ रहा होगा देख के, ना ही तुम्हें यहाँ पे देख के कुछ पता लगता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है जब तक तुम इसका नीचे वाला नहीं पढ़ते। तो ये इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर है, इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बनाया गया, इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर, जो कि M. जैक्सन ने बनाया है। लंदन न्यूज़ में ये भी छपा था इन 1857। Chimneys blowing smoke out of the characteristics industrial landscape। अभी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखो ये ऐसे स्मोक आ रही है, हल्का हल्का सा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, स्मोक आ रही है, जो कि इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को दर्शाती है, डिस्क्राइब करती है। क्लियर, आर वी क्लियर विद दिस नाउ? अब आपका द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज रह गया और इसके बाद आपका ये लेक्चर हो जाएगा एंड। ओके, आर वी क्लियर विद इट?
नाउ आपका जो द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली मीन द ग्रोथ ऑफ फैक्टर्स इंडस्ट्री। अब आपका आ गया पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब ये पूछ रहा है क्या आपका चेंज रैपिड था, और ये चेंज क्या था, ये इसका चेंज का मतलब क्या, फैक्ट्रीज बढ़ गई थी, फैक्ट्रीज की ग्रोथ हो गई थी, ये पूछ रहा है क्या। देखते हैं आगे। फर्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। तो यहाँ पे लिखना शुरू करो जल्दी से। जो आपके पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी ब्रिटेन में, ब्रिटेन स्पेलिंग्स भी नहीं आते तुमको, ब्रिटेन की दो मेजर इंडस्ट्री थी। अब कौन कौन सी, एक तो थी कॉटन इंडस्ट्री और एक थी मेटल इंडस्ट्री। ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर। कॉटन क्या था, लीडिंग सेक्टर था। ग्रोइंग एट रैपिड ग्रोथ थी इसकी। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल अप इन 1840s की बात ये हो रही है। आफ्टर दैट अब आगे देखो। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और इस कॉटन के बाद जो मेटल में आती है वो होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s इन द कॉलोनीज इन 1860। अब जो इंग्लैंड है उसमें 1840s में रेलवे हो गया, और उसकी जो कॉलोनीज हैं उसमें 1860 में रेलवे एक्सपेंशन हो गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये अब रेलवे हो रहा है तो रेलवे क्या डिमांड करेगा, आयरन एंड स्टील की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। अब 1873 में ब्रिटेन क्या करता था, एक्सपोर्ट कर रहा था हम आपकी आयरन एंड स्टील, जो कि 77 मिलियन के बराबर थी, डबल द वैल्यू। अब सेकंड, पहला पार्ट समझ आया, इसमें कॉटन एंड स्टील की बात की गई है। यहाँ पे टोटल आपके 4 पार्ट्स हैं। सेकंड, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब जो न्यू इंडस्ट्रीज आ तो रही थी बट ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को क्या कर नहीं पा रही थी, बीट नहीं कर पा रही थी। इवन एट द एंड ऑफ 19th century लेस देन 20% वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड। अब न्यू इंडस्ट्री में लेस देन 20% आपके जो वर्कर्स थे। टेक्सटाइल्स वॉज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर बट द प्रपोर्शन ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस नॉट इन द विद इन द फैक्ट्री बट आउटसाइड विद द डोमेस्टिक यूनिट। टेक्सटाइल चाहे सबसे बड़ा सेक्टर था, टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर था, बट इसकी भी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में ना होके हाउस होल्ड में ज़्यादा थी। Third, the pace of the change in the industrial industries was not by steam-powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were based on the growth in many non-mechanized sectors, such as food processing, building, poetry, glasswork, tanning, furniture, and making the production of implement. अब जो आपकी ट्रेडिशनल एनसीसीज थी, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, वो सेट नहीं गिर गई थी सीम पावर, कॉटन और मेटल इंडस्ट्री से, वो रिमेन रही अपनी पोजीशंस पे। जो ऑर्डिनरी और स्मॉल इन्फॉर्मेशन है वो बेसिस हो सकते हैं ग्रोथ के, बट वो टोटली ग्रोथ को नहीं कवर कर पाए।
जो भी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर थे जैसे फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोल्ट्री, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर, वो स्टेगनेंट रहे। फोर्थ पार्ट आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस स्लो थे। फोर्थ पार्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर स्लो। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट इंडस्ट्रीज वर कॉशियस यूजिंग इट। और ये जो न्यू इंडस्ट्री थी वो क्या थी? एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से मर्चेंट्स इसको यूज़ करने के लिए कॉशियस थे, मतलब इसको यूज़ नहीं करना चाहते थे वो लोग। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। अब ये मशीन्स क्या कर जाती थी? ब्रोक कर जाती थी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो और इंक्रीज हो जाती थी। दे वर नॉट इफेक्टिव एज द इंफॉर्मेशन, और ये इतनी इफेक्टिव भी नहीं थी। Consider the case of steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. अभी यहाँ देखो, जो जेम्स वॉट है, यहाँ पे बीच में लिखो तुम स्टीम इंजन। ये स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने क्या किया? इम्प्रूव किया, जो कि जिसने बनाया था मेड बाय न्यूकॉमन। और फिर आपका जो जेम्स वॉट है इसने क्या किया? इसको पेटेंट करा लिया 1781 में। सॉरी, आपको इतनी गंदी रेटिंग भी करनी पड़े। ओके। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू वॉल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल, और उसके दोस्त मैथ्यू वॉल्टन ने एक नया मॉडल खरीदा कभी। बट फॉर ईयर्स ही कुड नॉट फाइंड नो बायर्स, तब भी कोई उसके पास बायर नहीं थी। 19th सेंचुरी की बिगनिंग में 321 से ज़्यादा हमारे पास स्टीम इंजन्स नहीं थे पूरे इंग्लैंड में। Of these, 80 were in cotton industries, 9 in wool industry, and rest in the mining, canal work, and iron works. 321 में से जो आपके 80 थे वो किस में थे? कॉटन इंडस्ट्री में, और 9 किस में थे? वूल में। और जो बाकी आपके बचे 321 माइनस 89, जितने भी आपके बचे वो कहाँ पे थे? माइनिंग में, कनाल वर्क में, और आयरन वर्क्स में। नाउ वी हैव so even the most powerful new technology that enhance the productivity of labor manifold to a slow। अब जो भी आपके पास न्यू हमारे पास टेक्नोलॉजी आई थी जो कि वर्कर्स की नीड्स को कम कर सकती थी, वो भी क्या इतना टाइम ले गई थी। हिस्टोरियंस नाउ हैव कम इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट द टिपिकल वर्कर्स इन द मिड 18th सेंचुरी वाज नॉट मशीन ऑपरेटर बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन। अब जो हमारे वर्कर्स थे, अब तो आपके पास जो वर्कर्स हैं वो क्या है? मशीन ऑपरेटर्स हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ पे आपको वर्कर मशीन ऑपरेट करते देखेंगे। बट ये केस नहीं था आपकी 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में ये केस नहीं था। देवर स्किल्ड पीपल, जो कि क्राफ्ट पर्सन और लेबर था, जो कि खुद सामान बना रहा था। और इसके साथ आपको फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी आपके यहाँ पे 2 पिक्चर्स थी, लेट्स क्विकली डिस्कस देम। तो आपकी पहली पिक्चर है कौन सी? तो आपकी पहली पिक्चर है ये पिक्चर है आपकी एक फिटिंग शॉप की। एट रेलवे वर्क्स इन इंग्लैंड। किसकी फिटिंग शॉप? रेलवे वर्क्स की। कहाँ पे? इंग्लैंड में। दिल स्टील कहाँ पे थी? ये भी लंदन न्यूज़ में आपको दिखी थी। इसका क्या टाइम क्या था? 1849। इन द फिटिंग शॉप न्यू लोकोमोटिव इंजन्स, न्यू लोकोमोटिव इंजन्स
थे और आगे वर कंप्लीटेड, ये न्यू इंजन्स कंप्लीट हो रहे थे और ये जो पिछले वाले हैं ओल्ड इंजन्स रिपेयर हो रहे थे। नए इंजन्स बन रहे थे और ओल्ड इंजन्स आपके रिपेयर हो रहे थे। फिर आपका आती है ये पिक्चर, ये पिक्चर है आपकी एक स्पिनिंग फैक्ट्री की, जो कि आपको 1830 में देखने को मिलेगी। एंड यू कैन सी हाउ जाइंट व्हील्स मूव स्टीम पावर could set in the motion hundreds of spindles to manufacture thread। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या जाइंट व्हील्स हैं जो कि मूव किए जा रहे हैं बाय स्टीम इंजन, जो कि एक टाइम पे 100 ऑफ स्पिंडल्स को मोशन में लाकर थ्रेड बना सकते थे। तो इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट हुआ ख़त्म। नाउ विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें पार्ट 2 और अकेला या फिर पार्ट 3 भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको पेस क्या चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हम 2 पार्ट्स कर लेंगे, वरना एक पार्ट से भी काम चलेगा। तो टोटल पार्ट इस बुक में है आपके 6 और आपने आपका 2/6 पार्ट आज का आपका हुआ नहीं, टोटल 7 पार्ट्स हैं। 2/7 पार्ट अगर हम इंट्रोडक्शन को करें तो 2/7 आपका हो गया ख़त्म। ओके, तो जल्दी जल्दी से हम चैप्टर भी कर लेंगे और फिर आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे साथ ही साथ। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को एंड कीप वॉचिंग। बार बार चैनल पे आया करो, हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड होती है। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू। बट एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, मेरी राइटिंग चाहे इस सेशन में इतनी अच्छी नहीं रही है, यहाँ पे अच्छी नहीं रही, आई विल राइट इट अगेन, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखना होता है, वरना लेक्चर अभी भी 52 मिनट्स का हो गया। अगर हम धीरे धीरे अच्छी राइटिंग में लिखते तो कहाँ पे अगर राइटिंग ज़्यादा गंदी हो जाती। यहाँ पे ये पहले पेज है, इस पे इसको भी हम जब आपका नोट्स देंगे या तो आई विल गिव यू स्कैंड नोट्स, या फिर अगर ये प्रोवाइड करना है तो इसमें आपको मैं इरेज कर कर फिर से अच्छी राइटिंग में लिख दूँगी। एक बार आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो। I think writing has been decent all through the session and ये पेज होगा डिलीट, 13th पेज नंबर। ये भी ठीक है, 16th पेज भी डिलीट करना होगा। So here we are ending this video and इसमें आपकी pictures and notes were discussed. Hope you like this video. Stay tuned and keep watching. And please comment section में बता देना आपको next chapter कौन सा चाहिए। वैसे तो यही करेंगे, फिर इसके साथ हम कोई और chapter भी start कर लेंगे हर रोज़ इसके sessions। मुझे नहीं लगता आपको interesting लगेगा। Thank you for watching. Stay tuned.